हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी कॉन्सेप्ट। और मैं हूं नवनीत, आपके लिए लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का मज़ेदार सा सिलेबस जो कि आपको हेल्प करेगी सीयूटी 2024 को एस करने में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग अगर इकोनॉमिक्स को चुनते हैं एज अ सब्जेक्ट टू जस्ट गिव द एग्जामिनेशन सीयूटी 2024 में, तब क्या क्या आपको उन सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं वो बहुत एक अहमियत रोल प्ले करती है। तो बच्चों, क्या क्या आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें इस सब्जेक्ट में। तो जैसा कि कोई बच्चे जो यहाँ पे जिनका पहले से प्रीवियसली वो लोग कुछ पढ़े होंगे, तो बच्चे जैसा कि 11th और 12th में हम लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स, जैसे कि माइक्रो, फिर मैक्रो, फिर इंडियन, मेरे हैंड राइटिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स पढ़े होंगे आप लोग। बट बच्चों, जैसा कि ये सीयूईटी है तो यहाँ पे पूछेंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर, बट डेप्थ में जाके थोड़ा बहुत। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पढ़ना है बेसिकली हमें माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ पार्ट्स। स्टैट्स बिल्कुल ही एक्सक्लूडेड है बच्चों सीयूटी 2024 से, तो आप लोग इस बात की टेंशन बिल्कुल ना रहे कि आपको मीन मीडियन मोड दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं बच्चे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जैसे कि मूव अगर हम आगे करते हैं तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर पढ़ना है हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, वही जो आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो वही वाला चीज़ हमें दोबारा से इसमें पढ़ना है बच्चों। फिर मूविंग ऑन, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं तो सेकेंड यूनिट जो है हमारा वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, मतलब मांग क्या है, फिर उपभोक्ता की क्या मांग होती है या फिर उपभोक्ता कैसे बिहेव करते हैं एक इकोनॉमी में, तो वो सब भी हमें पढ़ना है बच्चों। इसमें जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहला जो है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बेसिकली कंज्यूमर्स को कैसे इक्विलिब्रियम मिलती है, मतलब उन्हें समानता कैसे मिलती है, संतुलन कैसे मिलता है एक इकोनॉमी में, तो उसके बारे में फिर पढ़ना है। फिर ये पढ़ना है कि उस संतुलन को कौन से अप्रोचेस से, मतलब कौन से अर्थ से उसे हम पा सकते हैं। तो जैसे इसमें 2 कमोडिटी केसेस हो गया, फिर 1 कमोडिटी केसेस हो गया, तो ये सब भी हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है बच्चों मांग पढ़ना है। तो ये जो डिमांड है इसको हमें ना ही केवल इंडिविजुअल के लिए पढ़ना है बल्कि दोनों लेवल के लिए पढ़ना है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी और मार्केट लेवल पे भी। फिर पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइस वगैरह, प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो यही सब हमें दोबारा पढ़ने हैं लेकिन एक अच्छे लेवल से। फिर पढ़ना है बच्चे हमें डिमांड का शेड्यूल कि ये जो डिमांड है उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए प्राइस के रिलेशन में। फिर डिमांड कर्व भी पढ़ना है बच्चे। फिर हमें पढ़ना है मूवमेंट अलॉन्ग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, जो कि बहुत इजी एक टॉपिक है और बहुत अहम रोल प्ले करता है। फिर पढ़ना है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों कि इस मेजरमेंट में हमें सारे मेजरमेंट्स के स्टेप्स पढ़ने हैं, क्योंकि कोई छोड़ नहीं सकते, हम कुछ छोड़ने का ये नहीं सोच सकते क्योंकि छोड़ देंगे ये सब, तो ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर जैसे कि हम लोग मूव करते हैं तो हमारा थर्ड यूनिट जो है, हम थर्ड यूनिट बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर आ जाता है हमारा माइक्रो में। बस हमें इतना ही पढ़ना है बच्चों। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट पूरा एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स सब पढ़ना है, बट उतना पढ़ने की ज़रूरत है, बट ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है उसमें, क्योंकि जो सिलेबस है हम बस उसी पे स्टिक रहेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है हमारा सबसे पहले आ जाता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब नेशनल इनकम क्या है, उसके डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या है, और बेसिक्स थोड़ा सा हम लोग को भी ये भी पढ़ना है बच्चों कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। ऑब्वियसली ये तो आप पढ़ेंगे, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनके लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मतलब क्या है, तो उन्हें इस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सब्जेक्ट को दोबारा से जानने की, क्योंकि वो लोग 11-12 में तो ये पढ़े नहीं होंगे, तो उनके लिए ये बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर हमें पढ़ना है बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि इनकम कैसे एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से, फिर प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट की, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सारे चीज़ पढ़ना है। फिर हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी के बारे में भी पढ़ना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के भी बारे में पढ़ना है। फिर जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में भी पढ़ना है।
फिर हमें पढ़ना है बच्चों मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब सारे जो भी मेथड्स हैं नेशनल इनकम को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों, वो सब भी हमें इसमें देखना है। फिर जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो है, फिर इसमें आ जाता है हमारा यूनिट 4th यूनिट आता है बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है कि कैसे हम अपने कैसे आय और रोजगार का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक की डिमांड के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ हम सबकी डिमांड के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि वहाँ हम लोगों को, ये तो सिलेबस में नहीं था सप्लाई, बट यहाँ पे बच्चों हमें एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, या फिर अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल मत घबराएं, वो बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। और सीयूटी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल हेल्प करेगी इस चीज़ को कि आपके बेसिक्स को भी कवर किए जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने पहले पढ़ा नहीं तो हम कैसे इस एग्जाम्स को दे पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जो भी आता है एडीएस में, तो वो भी पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें आ जाता है एवरेज और मार्जिनल, एमपीसी, एपीसी, यही सब पढ़ना है। फिर पढ़ना है मीनिंग ऑफ इनवॉल्यूंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी और रोजगारी का अर्थ भी जानेंगे हम लोग। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है बच्चों इकोनॉमिक्स, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोग फील नहीं करें कि ये गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं आप लोग। और फिर है बच्चों, जैसे कि आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं, तो फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम में फिर एक 2 सेक्टर मॉडल भी हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चे। फिर इसमें है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो भी। फिर उसी के साथ साथ जैसे कि ये सब सारे रिलेटेड टॉपिक्स है एक दूसरे से, तो बहुत ही मज़ेदार और सीक्वेंस से लेके चलेंगे तो आप लोग को भी बहुत आसानी होगी। फिर पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड क्या होता है, डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है। और फिर मेजर्स टू करेक्ट, क्या मेजर्स होते हैं जो हम इस डिमांड को कनेक्ट करते रहते हैं, इसको कर सकते हैं। फिर जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यूनिट 5 में है मनी और बैंकिंग। यूनिट 5 मनी और बैंकिंग में है बच्चों कि हमें मनी के बारे में पढ़ना है कि मनी आखिर होता क्या है, मनी कैसे फॉर्म हुआ, मनी का मतलब क्या है, वही सब चीज़ें। और फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो फिर हम जानते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में, मतलब आरबीआई के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड बच्चे होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वो जान सकते हैं अपने देश की बैंकिंग व्यवस्था को, कि कैसे हमारे देश में बैंक चलती है, कैसे क्या होती है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोच के पढ़ो कि आप लोग केवल सीयूटी के लिए ही पढ़ रहे हो या फिर ये एग्जाम्स देनी है लो सब भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट्स बहुत आगे काम देगा और हमेशा आपको एक जानने की उत्सुकता होनी चाहिए एक अंदर में, और हमेशा आपको ये अंदर से वो एक ज़ील होना चाहिए अपने अंदर कि नहीं ये चीज़ जानना है तो बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है बच्चों। तो फिर आगे जैसे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, मीनिंग एंड फंक्शंस। कमर्शियल बैंक्स मतलब एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक्स, तो ये सब डिफरेंट बैंक्स जो कि सेंट्रल बैंक्स के अंदर आते हैं, मतलब ये क्या है, उनके निगरानी करता है सेंट्रल बैंक हमारा। ठीक है बच्चों। तो ये सब भी पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स का क्या मीनिंग होता है, फंक्शन होता है, डिफरेंट ये जो बैंक्स हैं उनका क्या मतलब है, वो क्या काम करते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जैसा कि और आगे है बच्चों फिर हमारा फिर यूनिट 6 जो है वो है हमारा बच्चों गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट में बेसिकली एक क्वेश्चन है आप लोगों से बच्चे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा कि हमारा बजट जो है वो किस दिन पेश किया जाता है, व्हाट इज़ द डेट, मतलब हमारे बजट को किस दिन पेश किया जाता है, वो डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा बच्चों। और गवर्नमेंट बजट में हमें पढ़ना है कि मतलब क्या है गवर्नमेंट बजट का, फिर इसके कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या है गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट आखिर जो बजट है वो क्यों लाती है, मतलब उद्देश्य क्या है सरकारी बजट का। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये जो गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स हैं रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है बच्चों, तो इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए इस चीज़ का। फिर जैसे प्लान एंड नॉन प्लान एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, ये सब भी हमें सारे नॉन डेवलपमेंटल रिसीट्स के बारे में पढ़ना है, फिर एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। फिर जैसा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और
डेफिसिट बजट, मतलब बजट कितने तरह के मतलब होते हैं बजट हमारे, जैसे बैलेंस बजट कैसे हो गया, जब हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल होता है मार्केट में तब बैलेंस बजट होता है, सरप्लस और डेफिसिट बजट। तो ये सब भी हमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, सबके मतलब जानने हैं। तो जो नॉन कॉमर्स वाले होंगे वो बिल्कुल अभी इस समय एकदम दुविधा में होंगे कि सर ये सब तो नया कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट सीयूटी है तो आपकी हेल्प करने के लिए, तो बिल्कुल सीयूटी कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ में, और आपकी इस फियर को ही ओवरकम करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन होके एकदम अच्छे से आप लोग तैयारी करो और हमारे साथ जुड़े रहो। फिर यूनिट 7 में जैसा कि हम लोग देखते हैं बच्चों कि आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे जो भी अकाउंट क्रिएट करती है गवर्नमेंट, हम अगर बाहरी देशों से कुछ भी किसी तरह का ट्रेड करते हैं तब फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ना है उसमें कि क्या रेट होती है, कैसे फिक्स की जाती है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स की हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं। तो इसको ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पढ़ेंगे बच्चों, बट हाँ इसमें ये हम बता देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है सीयूटी एग्जाम के पर्पज से। फिर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो देखते हैं कि अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है, और अब जो स्टार्ट हो रहा है अब वो हो रहा है आपके जो आप लोगों ने 12th में, मेरे ख्याल से सीबीएसई के बच्चों ने 12th में ये चीज़ पढ़ी होगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है बच्चों कि आप लोगों को पढ़ना है पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब 1991 से पहले तक कितनी तरह की कि क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या कैसे, सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। और फिर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, तो वो जो 5 ईयर प्लान्स लाया गया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ताकि इकोनॉमी में थोड़ा सुधार हो सके, तो वो सब के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, और जैसे फिर इसमें है एसएसआई का रोल और इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री, आईपीआर एक्ट, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर फॉरेन ट्रेड, मतलब बेसिकली हमें जानना है कि क्या क्या कंडीशंस था जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे, तब हमारे भारत की जो इकोनॉमी थी बच्चों वो किस लेवल की थी, कैसी थी, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। तो ये जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है, मतलब 1947 से 1990 तक हमारा भारत कैसा था, मतलब इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारा भारत कैसा था, वो हम इसमें बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं बच्चों। और आप लोग ये सोचो कि ये कितना मज़ेदार टॉपिक्स है जो आप लोग को पढ़ना है, तो ना ही केवल एग्जाम के पर्पज से, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि बस अपना कोटा पूरा कर देना और ख़त्म, बिल्कुल नहीं। फिर मूविंग ऑन बच्चों, हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में करंट चैलेंजेस है जो हमारे यहाँ होती हैं, जैसे हम लोग आजकल फेस करते हैं, पॉवर्टी फेस करते हैं, गरीबी फेस कर रहे हैं आजकल। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो भी करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगा और आपको वो सब पढ़ने हैं। तो पॉवर्टी, और बेसिकली सीयूटी एग्जाम्स में बेसिकली ये लोग डेटास पूछ देते हैं कि क्या डेटा है पॉवर्टी का, कैसे हम इसको एलिवेट कर सकें, मतलब कैसे पॉवर्टी को हटा सकें, कौन कौन सी प्रोग्राम्स लाई जाती हैं। तो जैसे आप लोग देखते भी होंगे कि हमारे न्यूज़पेपर्स में डेली के बेसिस पे आती हैं कि ये प्रोग्राम्स लाई गई जिससे गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम, मदद, ये भी होता है। तो वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और ऐसा नहीं है कि केवल बुकिश भाषा ही पढ़ेंगे, बट ये भी है कि हम लोग वो सब भी कवर करेंगे कि क्या स्कीम्स लॉन्च होती हैं भारत सरकार के द्वारा ताकि गरीबी को हटाया जा सके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। फिर बच्चे हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब ग्रामीण विकास कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या मुद्दे हैं, क्यों इश्यूज क्या क्या हैं ग्रामीण विकास करने में, मतलब रूरल डेवलपमेंट करने में। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमारा भारत जो कि हमारे भारत को एग्रीकल्चर के वजह से ही जाना जाता है, उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे भारत में ऐसी क्या क्या विविधता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या क्या डिफरेंसेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो सभी हमें इसमें पढ़ने हैं बच्चे। फिर मूविंग ऑन, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि
एम्प्लॉयमेंट, फिर जैसे अभी भी हम लोग करंट चैलेंजेस ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे करंट चैलेंजेस में ये भी तो आता है रोजगार का चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है रोजगार। आप लोग पढ़ भी तो रहे हो रोजगार के लिए, तो ये भी यही है एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ एंड चेंजेस, क्या क्या ग्रोथ आना चाहिए, कितना ग्रोथ हुआ है और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि सब लोग एम्प्लॉयड हो सकें और सब लोग को एक रोजगार मिल सके। फिर हमें पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं कि बस रोड बिछ गया इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, बिल्कुल नहीं बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इश्यूज भी पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। फिर पढ़ेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी चर्चा होगी हमारी कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे हम चीज़ों को यूज कर सके ताकि हमारी जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन है उस वो भी अच्छे से उस चीज को यूज कर पाए। तो ये सब भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें जैसे कि है ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सब तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल वार्मिंग तो मेरे ख्याल से आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है, जो कि कंपैरिजन पढ़ना है हमारी इकोनॉमी, हमारी भारत का डिफरेंट नेशन से, जैसे कि हमारा भारत पाकिस्तान से कैसा है, फिर चाइना से कैसा है, क्या इशू है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है हमारे भारत की, और जैसे पड़ोसियों के साथ तुलना करना है हमें, बेसिकली कंपैरिजन पढ़ना है नेबर्स के साथ कि इंडिया पाकिस्तान से कैसा है। और डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे भारत का कितना ग्रोथ है उस कंट्री से। तो कंपैरिजन की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जान सके कि हमारा इकोनॉमी कैसा चल रहा है। और लास्टली बच्चों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सीओ सिलेक्शन बैच के बारे में, जहाँ पे हमारे CUT कॉन्सेप्ट की तरफ से ये लॉन्च किया गया है नया बैच। आप लोग चाहो तो बिल्कुल इससे जुड़ो बच्चों, ताकि मेरे से आप लोग जुड़ पाओ और मैं आपको एक अच्छी सी स्पीडी तरीके से मैं आपको CUT 2024 को एस करा सकूं। और इस बैच में सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सारे UG बच्चों के लिए, PG के लिए, BEd एंड स्कूल एग्जाम्स के लिए भी है। आप लोग हमसे जुड़ सकते हो बच्चों। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी आता है और व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। और हमेशा हम आपका साथ देते ही रहेंगे और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहो बच्चों। थैंक यू।